हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने साथ इंग्लिश की क्लास में। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है लॉस्ट स्पिरिट स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो चलो इसी को लेकर एक कोट देख लेते हैं आज का। तो आज का कोट है चाइल्डहुड मीन्स सिंप्लिसिटी, मतलब जो बचपना होता है वो बहुत ज्यादा ही सिंपल होता है। ठीक, तो चलो इसी कोट के साथ अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा जी स्टार्ट करते हैं द लॉस्ट स्प्रिंग, जो एनी जंग के द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर। इस चैप्टर में दो स्टोरी बताने वाली है एनी जंग हमें, एक जिसमें सबसे पहली है समटाइम आई फाइंड अ रुपीज इन द गार्बेज। इस स्टोरी के अंदर वो कुछ रैग पिकर्स की लाइफ के बारे में बात करने वाली है, जिसमें से एक लड़के का नाम बताया उन्होंने साहिब, ठीक है, जिसका पूरा नाम उन्होंने बताया साहिब आलम, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। पर एक्चुअल में जो इस बच्चे का नाम है, ठीक है, और नाम का मतलब है, उस नाम के मतलब से इसकी जिंदगी बिल्कुल अपोजिट थी। ओके, तो चलो अभी हमें इसके बारे में बात करनी है, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है उसका सेंट्रल आइडिया क्या है। अगर मैं बात करूं उसके सेंट्रल आइडिया की, तो द हार्श रियलिटी ऑफ पॉवर्टी, उसके सेंट्रल आइडिया में बताया गया है कि पॉवर्टी जो होती है, गरीबी, वो कितनी ज्यादा खराब होती है, एंड चाइल्ड लेबर के बारे में बताया गया है। क्लियर? तो अब यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से कि समटाइम आई फाइंड रुपीज इन द गार्बेज। ओके, तो देखो इसके अंदर एनी जंग एड्रेस करती है द लाइफ ऑफ पुअर रैग पिकर्स के बारे में। ओके, जिसमें से मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये रैग पिकर्स की लाइफ की क्यों बात करते हैं, क्योंकि इनके आसपास में जो गार्बेज डंप्स थे वहां पे कुछ बच्चे आते थे, ठीक है, जो कूड़ा बिना करते थे। उनमें से एक बच्चे से वो एक दिन, उनको मतलब जिज्ञासा उठती है अंदर से, तो वो एक दिन जाके उन बच्चों से, ठीक है, पूछने लग जाती है। उनमें से एक बच्चे को, ठीक है, पूछती है वो, तो उस बच्चे को जिसे पूछती है उसका नाम होता है साहिब, जिसका नाम मैंने अभी शुरू में आपको बताया है। ठीक है, तो वो क्या पूछती है उससे, देखो उस बच्चे से, सी आस्क्स इन वन ऑफ देम कॉल्ड साहिब एंड एवरी मॉर्निंग स्क्रोचिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स, कि आप रोज आते हो और रोज इन गार्बेज डंप्स में कुछ ना कुछ ढूंढते हो। ठीक है, तो आप क्या ढूंढते हो? अब लेकिन सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि वो ढूंढते क्या है, वो तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम ये बात करते हैं कि बच्चे आए कहाँ से। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, दे हैव कम फ्रॉम ढाका। ये कहाँ से आए थे बच्चे? ढाका से, मतलब इनकी फैमिली जो थी वो ढाका से थी। ढाका मतलब बांग्लादेश की एक जगह थी, वहां से ये लोग आए थे। ठीक है, और 1970 के टाइम पर, डिकेड में। ठीक है, और क्यों आए थे वो, उसका रीजन था डिस्ट्रक्शन हैज कम इन देयर फील्ड, क्योंकि उनकी फील्ड में क्या हो गया था, डिस्ट्रक्शन हो गया था, मतलब उनकी फील्ड बर्बाद हो गई थी। एंड होम ड्यू टू द स्टॉर्म, और कुछ तूफान वगैरह आने से उनके जो घर थे वो बर्बाद हो गए थे। एंड दे हैड कम टू बिग सिटी, वो इस उम्मीद में, ठीक है, बड़ी सिटीज में आए ताकि फाइंडिंग अ लिविंग देयर, ताकि उनको कुछ कमाई कर सके वो और अपनी सर्वाइव कर सके, अपनी जिंदगी को मतलब चला सके। इस तलाश में वो कहाँ है, बिग सिटीज आ गए। कहां से? ढाका से। एंड हाउएवर द रियलिटी वाज, रियलिटी तो एक्चुअल में ये है कि पेनफुल फॉर देम, उनके लिए बहुत दुख दर्द था इस चीज में, लेकिन दे हैज टू फेस मैनी हार्डशिप, और उसके बाद भी उन्होंने बहुत ज्यादा समस्याओं का क्या करा, सामना करा। क्लियर? इसी वजह से उन लोगों ने क्या करा, रैग पिकिंग के काम करना शुरू करा, क्योंकि कोई और काम उनको मिला नहीं, इसलिए। दे आर सैंडली पुअर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब भी थे बेटा, और साथ में लैक वेरियस रिसोर्स, उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थी। उनके पास यहाँ तक कि मान लो कपड़े पहनने के लिए, ठीक है, और साथ में खाना खाने के लिए घर नहीं था उनके पास, मतलब खाना नहीं था उनके पास, घर नहीं था उनके पास। ठीक है, तो इस हालात में अब बताओ वो और क्या करते। क्लियर? अब आगे बात करते हैं कि फर्दर मोर, और अगर मैं बात करूं तो देयर सेटलमेंट इज इन द एरिया ऑफ सीमापुरी, उनका जो सेटलमेंट था ना, जहां पर वो बिग सिटी में आके रह रहे थे, वो जगह थी सीमापुरी। क्लियर? तो वो सीमापुरी भी कोई अच्छी जगह नहीं थी। देखो सीमापुरी को मैं डिस्क्राइब करता हूँ थोड़ा सा कि सीमापुरी कैसा था। सीमापुरी इलाके में लिव 10,000 रैग पिकर्स फैमिली, कम से कम 10,000 रैग पिकर फैमिलीज वहां पर रहा करती थी। और वहां पर क्या नहीं था, नो स्कूल, नो सीवेज, नो ड्रेनेज, एंड मड हाउसेस थे और टीन एंड टार्पुलिन हाउस थे वहां पे। ठीक है, इस प्रकार का एक कंडीशन थी सीमापुरी की। ओके, तो वहां पर कोई स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं था यार। ठीक है, बिल्कुल मतलब साफ सफाई थी ही नहीं सीमापुरी के अंदर। ठीक है, जहां पर ये 10,000 फैमिलीज रैग पिकर्स की रह रही थी, जो कहां से आई थी, ढाका, बांग्लादेश से। ओके, अब यहाँ पे आगे क्या होता है कि इस स्टोरी में जो चिल्ड्रंस थे वो स्क्रोच करते थे फॉर गोल्ड इन द नेबरहुड, मतलब जो एनी जंग है उनके आस पड़ोस के जो गार्बेज डंप्स थे, वहां पर बच्चे क्या करते थे, गोल्ड को स्क्रोच करते थे, मतलब गोल्ड ढूंढा करते थे। गोल्ड का मतलब यहाँ पे पता क्या है कि समटाइम 1 रुपीज 2 रुपीज या कुछ कोइन उनको मिल जाए, या कुछ वैसी चीज मिल जाए जिसको बेचकर थोड़ा पैसा मिल जाए, ठीक है, ताकि उनकी फैमिली क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। तो वो चीज ढूंढते थे। गोल्ड का मतलब यहाँ पे मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, गोल्ड का मतलब क्या है। गोल्ड शब्द का मतलब यहाँ पे फूड या कोइन, या जो फूड या कोइन फॉर रैग पिकर्स फैमिली के लिए। ठीक है, ये हो यहाँ पे गोल्ड का मतलब। यहाँ पे गोल्ड से सोने से मतलब नहीं है। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें आगे, ठीक है, तो बच्चे ढूंढते थे यहाँ पे, लेकिन बच्चों के लिए ये चीज जो थी वो पता क्या थी,
एक बॉन्डरस थिंग थी। बॉन्डरस मतलब एक मान लो खेलने कूदने वाले काम थे कि उनको मजा आता था बच्चों को ऐसा, ठीक है, गार्बेज में जाके चीजों को ढूंढने में, ठीक है, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज थी एक, ठीक है, वो ऐसा मानते थे, ऐसा खेल खेल में वो काम करते थे। पर वहीं अगर मैं बात करूं तो उनके पेरेंट्स के लिए बेटा ये गोल्ड्स मतलब ये गार्बेज, गोल्ड मतलब यहाँ पे गार्बेज भी है, ध्यान रखना। तो जो ये गोल्ड था वो उनके लिए सर्वाइवल था, उनकी फैमिली के लिए वो सर्वाइवल था, सर्वाइवल, ठीक है। जबकि बच्चों के लिए क्या था, बॉन्डरस थिंग थी एक, बस खेल कूद करना। तो ये देखो कितना फर्क है, फैमिली के लिए एक सर्वाइवल की चीज है वो, बच्चों के लिए वही वो वंडरस थिंग हो रही है। ओके, अब वहीं आगे मैं बात करूं तो समटाइम द चिल्ड्रन आर अवेल टू फाइंड अ कॉइन, कई बार उनको कॉइन, ठीक है, एक कॉइन या दो कॉइन मिल जाते थे वहां से, एंड वेयर एज फॉर एल्डर्स, और वो कॉइन बड़ों के लिए पता क्या होता था, सर्वाइवल का एक जरिया होता था। दिस पीपल हैव एम्बिशंस एंड डिजायर्स, ये जो लोग थे रैग पिकर्स, इनके अपने खुद के भी कुछ एम्बिशंस, अपनी खुद के कुछ ड्रीम्स जिसे आप कह सकते हो, या कुछ अपनी इच्छाएं थी, ठीक है, पूरा करना चाहते थे ये लोग। पर एक्चुअल में उनको ये नहीं पता था कि इन सब डिजायर या एम्बिशंस को पूरा करा कैसे जाए। जैसे कि देखो एक एम्बिशन किसकी थी, साहिब की। साहिब की एम्बिशन थी कि उसको शूज पहनने थे, पैरों में अपने जूते पहनने थे, क्लियर, पैरों में जूते पहनना चाहता था वो, पर कैसे पहने उसे पता ही नहीं, क्योंकि उसके बाद थे ही नहीं। और दूसरा उसका एक और एम्बिशन था कि वो ओन मास्टर बनना चाहता था, अपना खुद का मालिक बनना चाहता था, ठीक है। पर कैसे बने, ऐसा तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उसके पास, ठीक है, और पढ़े भी लिखेगा भी कहां से, क्योंकि कोई आसपास नियर स्कूल भी नहीं है कुछ, इसलिए। तो वहीं जब वो फिर इसी बात पे ना एनी जंग उससे एक बात और पूछ रही थी कि आपने चप्पलें क्यों नहीं पहनी, क्योंकि वो कभी भी बच्चे चप्पल नहीं पहनते थे। तो उस बात पे जो साहिब कहता है वो कहता है कि हमारी फैमिली कहती है कि चप्पल हमारी फैमिली में पहनना वो नहीं है, ठीक है, अलाउ नहीं है या वो नहीं है, मतलब जो भी मान लो, ऐसे एक एक्सक्यूज देता। तो एनी जंग को तभी एक कहानी याद आती है, ठीक है, उदीपी की। उसमें क्या होता है ना, उदीपी की कहानी में कि एक बच्चा होता है, यंग बॉय, ठीक, जो हर रोज स्कूल जा रहा होता है, पर उसके पैर में कोई जूते या चप्पल नहीं होती। तो वो एक टेम्पल से जा रहा होता है, उस टेम्पल में उसके पापा, ठीक है, एज अ प्रीस्ट पंडित के तौर पे काम करते हैं, क्लियर। तो लेकिन जब हमारी एनी जंग 30 साल बाद वापिस वहां पे जाती है, मतलब वो बच्चा ना वहां पे पहले खड़े होकर प्रेयर करता है कि मुझे शूज मिल जाए, मतलब पैरों शूज मिल जाए, ऐसा। तो फिर जब 30 साल बाद वापिस यानी जंग उसी गांव में जाती है, उसी मंदिर के पास जाती है, तो वहां पे वो देखती है कि एक पंडित है, ठीक है, जिसके पास एक रेड चेयर है और जिसपे वो बैठा है मान लो, और एक बच्चा है जिसके पैर में जूते भी है, बैग है, और वो लाके बैग को ऐसे फेंक रहा है। तो मतलब उसको ऐसा लगता है कि जो भगवान है वो सबकी प्रेयर को क्या करता है, पूरा करता है। तो कभी ना कभी साहिब की भी प्रेयर पूरी हो जाएगी, ऐसा एनी जंग को लगता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी थी, चैप्टर में दिखाई गई है, बोली गई है, तो वो मैंने आपको बताई है यहाँ पे। ओके, अब आगे हम बात करते हैं इसमें कि प्रॉब्लम तो ये थी कि ये पूरा कैसे करें, क्योंकि दे डोंट नो, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे कि द वे टू मेक देम पॉसिबल, कि ये सब चीजों को पॉसिबल कैसे किया जाए, क्लियर। एंड देयर आर द क्यूट अ फ्यू थिंग्स, ठीक है, क्यूट अ फ्यू थिंग्स एंड दैट दे आर अनेबल। देख लो कुछ चीजें ऐसी थी जिन तक वो अवेल भी नहीं थे, वो पहुंच भी नहीं सकते थे ये बच्चे, ठीक है, ये इनके फैमिली। ओके, एंड लेटर फिर आखिर में आके क्या हुआ कि साहिब ने क्या करा, एक टी स्टॉल को ज्वाइन कर लिया, और जहां पर वो काम करने लगा, और वहां पर वो काम करके 800 रुपए क्या कर लेता था, कमा लिया करता था, ठीक है, और 3 समय का खाना उसको मिल जाया करता था। पर अब यहाँ पे काम तो कर लिया, 800 रुपए भी कमा लिए, ठीक है, पर उसकी जो फ्रीडम थी वो उससे छिन गई। वो ओन मास्टर बनना चाहता था, खुद का मालिक बनना चाहता था, पर अब वो अपना मालिक नहीं बन सकता था, क्योंकि वो क्या बना, एक नौकर बन गया किसी का, इसलिए वो मालिक नहीं बन सकता था। तो उसका जो ये एम्बिशन था, ये ड्रीम थी, वो खत्म हो गई। और आपको बता देता हूँ, उसको शूज भी मिल जाते हैं, वो जूते पहन लेता है, ठीक है, पर फटे हुए जूते मिलते हैं उसको, ठीक है, एक बच्चे के, तो वो पहनता है वो। ओके, क्लियर, ठीक। तो एक मतलब मैं आपको बता देता हूँ, देखो वो एक टेनिस उसमें जाता है, तो वहां पे वो खड़े होकर देखता है, तो वहां पे जूते मतलब उसको मिलते हैं, एक बंदा अपने जूते फेंक देता है, कोई अमीर बाप की औलाद जो होती है वो फेंक देते हैं अपने जूते, तो वो जूते उसको, ठीक है, एज अ गार्बेज डंप्स में मिलते हैं, तो वो उसको पहनकर इधर उधर फिर घूमता है। तो एनी जंग को जब वो मिलता है, तो एनी जंग उसे पूछती है कि कहाँ से आए ये जूते, तो वो बताता है ऐसा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, उसका एक डिजायर तो पूरी हो गई थी जूते पहनने की, पर एक्चुअल में जो दूसरा एम्बिशन था अपना खुद का मास्टर बनने का, वो उसका पूरा नहीं हो पाता। ओके, अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको यहाँ पे पहले बता दिया, सीमापुरी की कंडीशन बता दी, स्टोरी ऑफ उदीपी बता दी, गोल्ड का बता दिया, साहिब आलम के मतलब बता दिया, क्लियर। ये डिफिकल्ट वर्ड्स थे वो भी आपको बता दी। अगर अभी भी इस स्टोरी के अंदर सम टाइम आई फाइंड आउट रुपीज इन द गार्बेज में अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट जरूर कर देना। अब हम इसकी सेकंड स्टोरी पढ़ते हैं फटाफट से, ठीक। One eternity later. तो चलो बेटा जी जल्दी से स्टार्ट करते हैं अब हमारा सेकंड पार्ट इस चैप्टर का। ओके, तो जो हमारा आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ठीक है, इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है मुकेश। और मुकेश जो है एक ऐसा लड़का है जो बैंगल्स मेकर फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, वो काफी एम्बिशियस
आप कह सकते हो बॉय है ये, ठीक है, जिसका एक सपना है मोटर मैकेनिक बनने का, ठीक है। तो जब एनिस जंग इससे मिलती है तो एनिस जंग को ये अपना सपना बताता है, ठीक है, कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो एनिस जंग उसको यही बस एक नॉर्मल सा क्वेश्चन करती है कि क्या आपको गाड़ी चलानी आती है। तो मुकेश क्या कहता है कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती अभी, पर मैं गाड़ी चलाना सीखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करते करते थोड़ी सी और बातें होने लग जाती है एनिस जंग के साथ मुकेश की। तो फिर एनिस जंग को थोड़ा इंटरेस्ट आता है, तो वो क्या करते हैं, इनकी फैमिली के बारे में जानने की कोशिश करती है। तो वो इनके साथ एक जगह जाती है जहां पे ये लोग रहते हैं, जिसका नाम है फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद एक कैसी सिटी थी या कैसा एक प्लेस था, उसके बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। आपको मैं बताता हूं, देखो फिरोजाबाद एक ऐसी जगह थी जहां पर रास्तों में कूड़ा पड़ा रहता था, और वहां पर पुराने घर बने हुए थे, मतलब पुराने टाइप के घर थे, एंड क्रम्बलिंग वॉल्स के साथ, वो भी टूटी वगैरह जो दीवारें होती हैं उसकी तरह, एंड बोवली डोर्स थे, कुछ ऐसे डोर जिनको खोलने पर बड़ी अजीब सी आवाज आती थी, जैसे कि भूत वगैरह की हॉन्टेड मूवियों में आवाज आती है ना गेट खोलने की, लाइक वैसे। एंड नो विंडोज, दीवार मतलब कोई खिड़कियां नहीं थी घरों में। ह्यूमंस और एनिमल्स मान लो को एग्जिस्टिंग, मतलब इंसान और जानवर दोनों एक साथ रहा करते थे फिरोजाबाद के अंदर। तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन थी फिरोजाबाद की, जहां पर ये बैंगल्स मेकर रहा करते थे, मुकेश और मुकेश की फैमिली, या मान लो और बाकी के बैंगल्स मेकर। 12 seconds later. तो देखते हैं एनिस जंग जो है वो किस तरीके से एड्रेस कर रही है यहाँ पे लाइफ ऑफ बैंगल्स मेकर ऑफ फिरोजाबाद। देखो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फेमस किस लिए हमारा फिरोजाबाद, इमेजिंग ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यहाँ पे है, मतलब सबसे ज्यादा जो चूड़ियां बनती है ऑल ओवर इंडिया के लिए, ठीक है, यहाँ पे चूड़ियां बनाई जाती है, यहाँ तक कि ऑल ओवर इंडिया छोड़ो विदेशों तक यहाँ से चूड़ियां जाती हैं, ठीक। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो चूड़ियां बनती है वो ऐसा माना जाता है कि एक ट्रेडिशन के थ्रू, इंडियन ट्रेडिशन के थ्रू, कि यहाँ पे जो चूड़ियां बनती है वो सुहाग की निशानी होती है। सुहाग मतलब वही हस्बैंड जो होता है उसकी निशानी होती है, ठीक है, उसी को यहाँ पे ट्रेडिशनली मतलब माना जाता है ऐसा। और आगे बात करते हैं, देयर इज एन एंगेजमेंट ऑफ नियरली 20,000 चिल्ड्रन, यहाँ पे 20,000 चिल्ड्रन वर्क करते हैं, ठीक है, एज अ चाइल्ड लेबर, ठीक। एंड इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस एंड फर्दर मोर, अगर मैं और बात करूं आगे तो वह एंड ओवर देयर अंडरस्टैंड और द रिस्पेक्ट, यहाँ पे एक भी ऐसा बच्चा नहीं है या एक भी ऐसा पेरेंट्स नहीं है जो ये समझ पाए कि या समझ पाए या रिस्पेक्ट कर पाए किसकी, लॉ की, जो लॉ बनाया गया कि फॉरबिडन द चाइल्ड लेबर। आपको पता है ना चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते इंडिया के अंदर, उसके लिए एक लॉ बना है, पर यहाँ के किसी भी बच्चे को या किसी भी पेरेंट्स को ये बात पता ही नहीं है, ठीक है, ऐसा है। अब पता क्यों नहीं है, क्योंकि वहां तक ये बात पहुंची ही नहीं है, ठीक। जिन लोगों की वजह से पहुंचनी चाहिए वहां पे बात, जो बड़े बड़े लोग उन्होंने आज तक पहुंचा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो अपना काम करवा रहे हैं, फायदा निकाल रहे हैं, इसलिए। एंड आगे देखो मोर ओवर एंड द लिविंग, और यहाँ की जो लिविंग कंडीशन है और एज वेल एज अगर वर्किंग कंडीशन की मैं बात करूं तो बहुत बुरी कंडीशन है यहाँ पे। यहाँ तक कि इतनी बुरी कंडीशन है कि घरों के सामने कूड़ा पड़ा रहता है, घरों में टूटी दीवारें हैं, ऐसी कंडीशन है लिविंग। प्लस में अगर मैं बात करूं वर्किंग कंडीशन, तो वहां पे इतनी डीम लाइट है, बहुत ज्यादा डीम लाइट होती है, अंधेरे में लगभग मान लो काम करना होता है बच्चों को, ठीक है। और फन्नस होती है, भट्टियां, उनके आगे बच्चों को क्या करना होता है, चूड़ियों को बनाना होता है, क्लियर। तो इस प्रकार की बताओ वहां पे इन्वायरमेंट कंडीशन है, जिससे कितना इफेक्ट होता है उनकी हेल्थ को लेकर। भाई अगर मैं बात करूं आगे तो दिस चिल्ड्रन लिविंग एंड इन द डेयरी सेल्स, मतलब वो एक मान लो बंद कमरे की तरह उसमें रहते हैं, एंड ऑल्सो दे वर्क क्लोज टू बी हॉट फर्नेस, और फर्नेस के आगे उनको हमेशा खड़ा रहना पड़ता है, ठीक है, चूड़ियां बनाने के लिए। लगा लो कम से कम 24 आवर्स में से 18 घंटे वे लोग 18 या 20 घंटे काम करते हैं एज अ फर्नेस के आगे। एंड दिस इज द सैडली वेरी डेंजरस, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है, एज इट द मेक्स दिस चिल्ड्रन, ठीक, एंड ब्लाइंड, क्या कर सकता है बच्चों को ये अंधापन दे सकता है एज अ अडल्ट हुड में, क्लियर। मतलब अभी बच्चे काम कर रहे हैं पर बड़े होते होते वो ऐसे हो सकते हैं जो उनको दिखना भी बंद हो सकता है। दे हैव टू डे एंड विद द प्रेशर ऑफ द डेट, और इसी के साथ साथ वो एक प्रेशर भी है उनके ऊपर, पता बच्चों के, कि ये प्रेशर जो उनके पापा या मम्मी ने या उनके दादा दादा ने जो भी कर्जा लिया था बड़े लोगों से, ऐसे साहूकार वगैरह से, ठीक है, तो वो कर्जा इनको उतारना पड़ रहा है, और उसी कर्जे के अंदर अंदर दबे दबे इनको बैंगल्स मेकिंग का काम करना पड़ रहा है, ठीक है, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर, क्लियर। एंड मोर ओवर एंड दे अनएबल टू थिंक ऑफ द सॉल्यूशन, और वो इतना भी नहीं, इतने भी लायक नहीं है कि वो ये सोच सके कि किस तरह से इस प्रॉब्लम से बाहर आया जाए। तो इसी वजह से उनको पता ही नहीं है सॉल्यूशन, किस इस प्रॉब्लम से बाहर कैसा आया जाए, तो फिर वो क्या ही करेंगे, है ना। तो इसलिए उनको मजबूरी में क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और उन्हें बचपन से ये सिखाया जाता है कि यही तुम्हारा ट्रेडिशन है बेटा, यही तुम्हारा कल्चर है, तुम्हारे बाप ने ये करा, तुम्हारी मम्मी ने ये करा, तुम्हारे दादा ने ये करा, तो तुम भी यही करोगे, ऐसा उनको सिखाया जाता है। एंड आगे अगर बात करूं तो देयर इज नो वे फॉर दिस चिल्ड्रन टू कम आउट फॉर दिस ट्रैप, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं जिस इस जाल से बच्चे बाहर आ जाएं। भाई बच्चे बाहर आए कैसे आए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको बाहर आने ही नहीं दे रहे, जिसमें कौन है, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड मिडलमैन एंड पॉलिटिशियंस, ये कुछ 4 लोग हैं, ठीक है, जो इनको
या मान लो इनके प्रोग्रेस के रास्ते में क्या है, एक हिंडर है, एक रुकावट बने खड़े हैं एंड ठीक है इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। वहीं अब थोड़ा सा ना एनी जंग और डीप जाती है, मुकेश के घर में जाती है। जब मुकेश के वो घर पहुंचती है तो सबसे पहले तो वो ये नोटिस करती है कि मुकेश का घर कितना ज्यादा मतलब गरीब एक है, और मतलब दीवारें टूटी हुई हैं, दरवाजा ऐसा मतलब आवाज कर रहा है, ठीक एक आयरन गेट होता है मतलब उसका तो आवाज कर रहा होता है वो, ठीक है। प्लस में वहां पे बहुत ज्यादा मतलब साफ सफाई नहीं होती इतनी, और वहीं एक औरत बैठी होती है जो खाना बना रही होती है, बुढ़िया के साथ बैठी होती है वो औरत, और वो खाना बना रही होती है, ठीक। तो वो जो औरत खाना बना रही होती है वो बहू होती है उनके घर की, ठीक है, जिसे एज अ प्रोनाउंस किया जाता है बहू, ठीक है, बहू करके, क्लियर। मतलब वो जो होती है मुकेश के बड़े भाई की बीवी होती है, क्लियर, जो कि 13-14 साल की बच्ची है वो, मान लो एक लड़की है 13-14 साल की जिसको शादी कर दी गई है, क्लियर, और बहू का एक उपाधि दे दी गई है उसको, मान लो, ठीक है। और ट्रेडिशन क्या है कि उसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई है 3 बड़े लोगों की, जैसे कि एक तो अपने वो पति के जो बाप है मतलब पिता, उनकी जिम्मेदारी, फिर अपने पति की, फिर उसके बाद उनके, ठीक है, भाई के छोटे जैसे मुकेश, ओके। तो इन 3 लोगों की जिम्मेदारी एक उसे औरत को उठानी पड़ रही है, ठीक है। ये एक जिम्मेदारी आएगी उस औरत पे, इतनी सी, ठीक। उसके बाद उसने क्या कर रखा, चूड़ियां वगैरह पहन रखी है, ठीक है, सिंदूर वगैरह लगा रखा है। देन कई बार वो विली भी करती है, विली मतलब घूंघट भी करती है कई बार, ठीक। जब कोई बड़ा आता है तो घूंघट कर लेती है वो। तो ये सब उसको सिखाया गया, उस बंदी को मतलब बताया गया, उस लड़की को, छोटी सी को, ठीक है। और ये ट्रेडिशन है, ठीक, ऐसा बोलकर, क्लियर। चलो कोई बात नहीं। तो ये वुमेन्स के हालात बताए गए हैं कि किस तरीके के हालात है फिरोजाबाद के अंदर। तो देखो वुमेन क्या कर रही थी हाउस होल्ड के, कंसिडर इट टू बी देयर डेस्टिनी, और उसको ये बोला गया है कि यही उसकी किस्मत है और यही उसका कर्म है। एज अ रिजल्ट ऑफ दी सच अ थिंकिंग, अब इसी थिंकिंग का रिजल्ट ये है कि दे जस्ट फॉलो द एस्टेब्लिश द ट्रेडिशन, और इस थिंकिंग का रिजल्ट क्या, ट्रेडिशन बन गया। एंड देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट मुकेश। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं मुकेश की, तो मुकेश बहुत ज्यादा डिफरेंट था इन सबके बीच में। वो क्यों डिफरेंट था, देखो, क्योंकि वो इसलिए डिफरेंट था क्योंकि ही इज नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ द फोल्क, वो अपने ट्रेडिशन की तरह नहीं था, क्योंकि बिकॉज ही हैज बिग ड्रीम, क्योंकि उसका एक सपना था बड़ा। ही हैज अ डिजायर टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, वो भी एक बड़ा मोटर मैकेनिक, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो क्या करना चाहता था, कार को ड्राइव करना चाहता था, ठीक है, और प्लस वो मोटर मैकेनिक भी बनना चाहता था। तो इसलिए वो सब लोगों से क्या था, अलग था यहाँ पे। एंड द गार्बेज इज फार अवे फ्रॉम द एंड वेयर एंड ही लिव्स, वो क्या था, ये सुनता था या मानता था कि मैं ऐसी जगह रहूंगा जहां पे कोई भी कूड़ा वगैरह ना हो, जैसे यहाँ पे है ना कूड़ा वगैरह फिरोजाबाद के रास्तों में, वैसी जगह नहीं रहने वाला मैं, बड़ा होके बड़ा आदमी बनूंगा ऐसा। बट ही हैज द डिटर्मिनेशन, उसका ये डिटर्मिनेशन था कि वो ये करके ही मानेगा, ओके। बस यही ये स्टोरी खत्म कर दिया अनिस जंग ने। थोड़ी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, मुकेश के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिरोजाबाद के बारे में बता चुका हूँ। यहाँ पे एक लेडी है सविता, ठीक है, सविता के बारे में भी बात की गई है कि एक लेडी है, ठीक, जिसकी शादी होगी, ठीक है, उसको बताया गया है लाइक कि चूड़िया जो होती हैं, ये चूड़िया बन रही हैं, तो ये चूड़िया स्वाग की निशानी के तौर पे पहना जाती है, फिर उसके हाथ में मेहंदी लगाई जाएगी जिसे हीना कहा जाता है, ठीक है। ये सब बताया गया, एक तरीके से ट्रेडिशन को शो किया गया यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे कुछ साहूकार वगैरह हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, इनको डेप्थ ट्रैप में फंसा रखा है, ओके। तो ये 2 स्टोरी थी, ठीक है, जो स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड की थी। अगर इन दोनों में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है, ताकि मैं उसको क्लियर कर सकूं। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन का बटन दबा लेना, ठीक है, और ऑल पे सेट कर लेना उसे, ताकि सभी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आपको बाय।